सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी की थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है जिसका ध्यान विंग बहुत मन से रखता है। अब आगे वांग जी जब मॉर्निंग में धीरे धीरे अपनी आँख खोलता है तो महसूस करता है किसी के वार्म हैंड उसके माथे पर है। वांग जी आज शायद बहुत दिन बाद बीमार पड़ा था और आज उसका पहले की तरह आज विंग ने रात भर ध्यान रखा। ये महसूस होते हुए उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके दिल में एक अजीब सी वार्मनेस होती है, एक अपनापन जो शायद उसे बहुत दिन बाद किसी अपने के साथ महसूस हुआ। शायद वांग जी ये बात मानना नहीं चाहता, लेकिन विंग का उसे एक अलग ही अटैचमेंट फील हो रहा है विंग के साथ। ये अलग सा रिश्ता या ये कहें ये विंग का अपनापन उसे बहुत ज़्यादा वार्मनेस वाली फील दे रहा है। कितना अजीब लगता है ना जब आप दुनिया में बिल्कुल अकेले हो तब कोई अपना लगे। ऐसा ही कुछ वांग जी का हाल है। वो तो इतना अकेला है कि उसके पूरे क्लैन का कोई इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। उस अकेलेपन को कहीं ना कहीं विंग की ये प्यार भरा केयर उसे बाहर निकाल रहा है। उस अकेलेपन से वांग जी को अब बिल्कुल भी पहले जैसा महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि उसके पास भी एक छोटी सी फैमिली है, जियांग्स की फैमिली, यानी उसके अंकल फैमिया और उसकी सीजे यानली और अब उसकी शैनगा जो रात भर उसका ध्यान रखते हैं। हाँ, थोड़ा गुस्सा तो करता है जंचा, लेकिन वो भी वांग जी के साथ अच्छा ही बिहेव करता है। कहीं ना कहीं बस एक मैडम यूँ है जो वांग जी को पूरी तरह से इग्नोर करती हैं। लेकिन जो वांग जी ने पुराने टाइम सहा है उसके कंपैरिजन में तो अभी उसे मैडम यूज से भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है। तो उसे यहाँ रहना कहीं ना कहीं अब बहुत कंफर्टेबल फील करवा रहा है। आंखें खोलने के बाद विंग का वो चेहरा जो उसके बिल्कुल पास में है, जो एक हाथ से अपने फेस को पकड़े हुए है, यानी वो स्लीपिंग पोजीशन में है, जिसे उसका सर अभी जिस बेड पे वांग जी लेटा हुआ है उस बेड के पीछे बैग का जो होता है ना बेड का उस पे टिका हुआ है और एक हाथ वांग जी के माथे पर है जो उसके ऊपर शायद एक कपड़ा था जो अब पूरी तरह से सूख चुका है। शायद विंग कब वांग जी की रात भर गिले पट्टियां बदलते बदलते ऐसे ही सो गया उसे पता नहीं चला। वांग जी अब हल्का सा हिलता है और वांग जी के हिलने से विंग की आंख तुरंत खुल जाती है। वो तुरंत, अरे तुम उठ गए लंजा, कैसा लग रहा है तुम्हें, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, वो तुरंत वांग जी से पूछता है। वहीं वांग जी जो देख रहा है कि विंग की आंखें कितनी लाल हैं, शायद अभी कुछ समय पहले ही आंखें लगी होगी, उसके बावजूद भी वो अपने से ज़्यादा इस समय भी उसकी फिक्र कर रहा है। तो वो हल्का सा शायद कई दिनों बाद अपने चेहरे पे एक काम सी छोटी सी मुस्कान लेके मैं ठीक हूँ शैनगा बोलता है। कहीं ना कहीं वांग जी के फेस पे ये हल्की सी मुस्कान विंग के मन में एक अजीब सी सेंसेशन फील करवाते। उसकी वो रात भर की थकान, रात भर का जगना जैसे कहीं फुर हो गया। ये हल्की सी मुस्कान जैसे उसको इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस दे गई कि उसे महसूस हुआ होता ही नहीं। वो तुरंत अब वांग जी के चेहरे के पास आके अपने हाथ दूसरे हाथ से उसके फेस को टच करता है और धीरे से बोलता है, अच्छा थोड़ा सा ही भीगते तुम्हारी ये हालत हो गई, पर मुझे अच्छा लगा ये जानने के बाद कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। और हाँ, ऐसे ही मुस्कुराते रहना, बस यही चाहते हैं तुम्हारे शैनगा। विंग मासूमियत में शायद वांग जी से अपने मन की वो बात कह गया जो उसका मन तुरंत इस समय कहना चाहता था। वांग जी की ये मुस्कान वो देखना चाहता था, महसूस करना चाहता था कि वांग जी खुश है। वांग जी के अंदर कहीं ना कहीं वो डलनेस, गुस्सा, दुख विंग को पहली बार मिलते ही महसूस हो गया था। वांग जी की ये गोल्डन कलर की शाइन आँखें जो वो बचपन में मिलता था, जिनमें इतनी मतलब ना कम बोलने के बावजूद भी आंखों में इतने एक्सप्रेशन होते थे, वो सब कुछ इन आंखों से कहीं गुम हो गया था जब विंग अब वांग जी से मिला था। इसलिए वांग जी को कहीं ना कहीं अब देखते हुए विंग को बहुत अच्छा लगा। वहीं विंग को इस तरीके से उसका ये बोलना कि वांग जी को चाहता है कि वो मुस्कुराता रहे, वांग जी को भी एक अजीब सी हैप्पीनेस दे गया। और वो दोबारा से बहुत हल्की सी कुछ ही सेकंड की हंसी दोबारा से अपने चेहरे पे वो हल्की सी मुस्कान लाते हुए ठीक है बोल के अपनी जगह से उठने लगता है, जिसे विंग एकदम से उसे रोकता है। अरे मैंने अभी तुमसे बोला कि अपना ध्यान रखो और तुम फिर से लापरवाही कर रहे हो। लंजा तुम अभी रेस्ट करो, तुम रात भर बुखार में तप रहे थे, मैं हीलर को बुलाता हूँ, काफ़ी लेट हो गया था।
लेकिन अब मैं हिलर को दोबारा तुम्हें टेस्ट करवाऊंगा। ये बोलने के बाद विंग अब तुरंत जगह से उठ के जाने ही वाला था, लेकिन वांग जी उसके बाजू पकड़ लेता है और तुरंत बोलता है, आप भी तो रात भर की जगह में हैं, पहले आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है, आप थोड़ी देर सो जाइए, उसके बाद आप चाहें तो हीलर को बुला सकते हैं, मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा। पर लंजा, पहले मैं तुम्हें हीलर को दिखाऊंगा, उसके बाद रेस्ट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हीलर से मिलूं तो पहले आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अब वांग जी पहले की तरह एक अड़ियल बच्चे की तरह जिद करने लगता है। वही विंग वांग जी के नेचर को इन कुछ दिनों में पहचान चुका है। ये मासूम सा दिखने वाला भोला सा लंजा, उसका ये छोटा सा क्यूट सा लिटिल लैंड जिद्दी तो बहुत है, इसलिए विंग ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता, बल्कि वांग जी के बिल्कुल पास लेट जाता है। और शायद उसकी बॉडी थकी हुई थी, शायद वो बहुत ज़्यादा रात भर टायर्ड हो गया था वांग जी का ध्यान रखते रखते, इसलिए कुछ ही पल में वांग जी को देखते देखते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही विंग की आंखें बंद होती हैं, पता नहीं कैसे वांग जी का हाथ विंग के चेहरे पे आ जाता है। शायद वो महसूस ही नहीं कर पाया कि कब उसके दिल ने या उसके हाथ ने उससे बिना परमिशन लिए ये कर दिया। अब वो बड़े प्यार से विंग के चेहरे को टच कर रहा है और बोल रहा है, थैंक यू शैन का, मुझे दोबारा से हैप्पीनेस फील करवाने के लिए। शायद जो अकेलापन मेरे अंदर था उसे आपकी ये केयर कहीं बहुत दूर कर चुकी है। आपने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं भी अपने क्लैन के लिए कुछ कर सकता हूँ। मुझ पे भरोसा दिला रखने के लिए, मुझे यहाँ लाने के लिए मैं सचमुच आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया महसूस करता हूँ। मांग जी मन में ये बात बोलता है और तुरंत अपने आप को जब वो देखता है कि विंग पूरी गहरी नींद में हो गया, तो वो अपनी जगह से उठ के वहाँ वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो अच्छे से हल्का बाथ लेता है, अपने रात भर के पसीने के और अपने बुखार में जैसे पसीना बार बार आता है उन कपड़ों को चेंज करके फ्रेश रोब पहनता है। उन्हीं रोब में से एक है ये रोब जो उसके शैनगा उसके लिए लाए थे। और अब वो वहाँ भी आराम से अभी मेडिटेशन करने लगता है। विंग जो गहरी नींद में था, उसकी आंख करीबन दोपहर तक खुलती है। जब वो आंख खोलता है तो देखता है कि अब उसे कमरे में सूरज की रोशनी ने पूरी तरह से घेर लिया है। शायद काफ़ी देर हो गई है या मतलब सूरज को निकले हुए। अरे उसने तो अपने खाने का भी ध्यान नहीं दिया, अरे यार उसने तो लंजा के खाने का भी नहीं ध्यान दिया। विंग थोड़ा घबरा के हड़बड़ाहट में उठता है तो देखता है सामने यानली और लंजा बैठे हुए हैं, जिसे यानली बड़े प्यार से लंजा को कुछ खिला रही है। शायद विंग तो नींद में था, लेकिन यानली को लंजा का ध्यान था। वो बुखार में है, रात में उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, यानली को पता था, इसलिए यानली तुरंत लंजा के लिए खूब खाना लेकर आ गई थी। अभी भी वो वांग जी को बड़े प्यार से खिला रही है। हीलर से भी उसने वांग जी को चेक करवाया। हीलर ने बताया कि मेडिसिन और मतलब एक तरीके से रात भर विंग के ध्यान रखने की वजह से अब वांग जी का फीवर काफ़ी हद तक कम हो गया। थोड़े दिन रेस्ट करेगा तो पूरी तरह से थकान भी चली जाएगी। वहीं विंग जब देखता है कितने प्यार से यानली अब वांग जी को खाना खिला रही, तो छोटे बच्चों की तरह मुंह फुला के यानली और लंजा के पास आके बैठ जाता है और बोलता है, क्या सीजी आप तो सिर्फ मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते थे ना, आज आप इसे क्यों खिला रहे हो? आपको याद है ना आपका सबसे छोटा क्यूट सा भाई सिर्फ मैं हूँ, 3 ईयर ओल्ड आपका प्यारा सा आइन, आप इसको कैसे खाना खिला रहे हो? मुझे खिलाओ ना हाथ से। विंग अब बिना कुछ कहे अपने क्यूट से फेस को यानली के पास ले आता है और जैसे छोटे बच्चे मुंह बना के अपनी मम्मी से खाना मांगते हैं, ऐसे आ करके खाने के लिए फेस कर लेते हैं, जिसे देख के विंग और मतलब विंग की क्यूटनेस को देख के यानली और लंजा को थोड़ी सी हंसी आती है। ये क्यूट सा विंग सबको बहुत पसंद है। याली अब प्यार से विंग को अब उसी सूप के बॉल से अब सूप पिलाने लगती है, जिस पे वांग जी थोड़ा घबरा जाता है। सीजे ये मेरा झूठा था। तो इस बात पे अब यानली तो सिर्फ मुस्कुरा ही रही थी। अब विंग तुरंत बोलता है, तो तुम कोई राक्षस हो या तुम कोई ऐसे इंसान हो जिसका झूठा कोई नहीं खा सकता? क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा झूठा भी खा सकता हूँ? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मुझे तो ये और ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। सीजे अब मुझे और खिलाओ। विंग का इस तरह से वांग जी से फ्लर्ट करते हुए देखकर वहीं याली के चेहरे पे हंसी आ जाती है और हमारे बेचारे लंजा के कान लाल हो जाते हैं। ये आप क्या बोल रहे हो? बोल के लंजा वहाँ से उठ के गुस्से पे चला जाता है मुंह फुला के। सच्चाई तो ये है कि वो अपना ब्लश वाला फेस छुपा रहा है। विंग को महसूस ही नहीं हुआ कि उसने प्यार मजाक में वांग जी को इतना एम्बेरस कर दिया। वहीं याली भी जानती है अपने आइन की आदत को, वो सबके साथ फ्लर्ट करता है, तो शायद वो इसी वजह से लंजा के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। यही सोचिए याली ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती।
ये लोग अब यहाँ से वापस जियांग मतलब जियांग जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ रहते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। आज भी वहाँ प्रैक्टिस का काम हो रहा है। यहाँ आज उस जगह को लीड करना या ट्रेनिंग ग्राउंड पे ध्यान रखने का काम जंचा कर रहा है। वहीं विंग के आते ही जंचा अब बाकी लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। वहीं आज लंजा को सिर्फ देखने के लिए, यानी वांगजी को सिर्फ यहाँ देखने के लिए ही लाया है विंग। उसे आज ट्रेनिंग करने के लिए मनाई है, लेकिन वांगजी एक कॉर्नर में बैठ के विंग को देख रहा है। कैसे सब लोग उसका ऑर्डर मानते हैं, कैसे सब लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे विंग सबका ध्यान रखता है। एक एक यहाँ पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर किसी स्टूडेंट के वो कमज़ोरी स्ट्रेंथ को अच्छे से याद रख के उन्हें गाइड करता है। ये देख के वांगजी को महसूस होता है कि विंग बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। वहीं मैडम यू भी कोने में खड़े होकर देख रही थी, विंग को हर बार की तरह प्रैक्टिस करता देख, लेकिन आज उन्हें यहाँ पे वांगजी का इस तरह से बैठना कुछ पसंद नहीं आता। वो अब गुस्से में वांगजी के पास आती है और बोलती है, अब तक तो तुम मेरे हस्बैंड यानी कैमिया से ही ट्रेनिंग ले रहे थे, अब तुम हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में भी आ गए। शायद मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है इस ग्राउंड में रहने की या इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करने की। तुम्हें परमिशन है तो सिर्फ जैंग फैमिया के साथ अंदर प्रैक्टिस करने की। इस तरीके से लैंड क्लैन के जैसे दिखने वाले रोप्स को पहन के तुम यहाँ प्रैक्टिस करके हमारे क्लैन के लिए मुसीबत बढ़ा सकते हो। इससे पहले कोई मुसीबत हमारे पास आए, मैं तुम्हें वापस वहीं जाने की सलाह देती हूँ जहाँ से तुम आए हो। ये बोलने के बाद मैडम यू गुस्से में अब बिल्कुल वांगजी के पास खड़ी हैं। वहीं वांगजी मैडम यू के आते ही उन्हें बह करके सिर्फ रिस्पेक्ट ही देने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन मैडम यू की इन बातों से उसके मन में बहुत पेन होता है, शार्प पेन। वो इससे पहले कुछ और बोल पाता, दरबारे से मैडम यू बोलती हैं, जो बिल्कुल अब वांगजी के इतने पास खड़ी हैं कि शायद जो मैडम यू और वांगजी बोल रहे हैं वो किसी और तक तो आवाज़ पहुंच ही नहीं सकती। मुझे अच्छे से पता है तुम और तुम्हारा भाई कितने घटिया थे और क्या घटिया काम करते थे। जो काम तुम वहाँ कर रहे थे वो काम यहाँ दोबारा करोगे तो तुम पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो बहुत सारे मेरे जान पहचान के ब्रॉथल हैं जो मेरे ही क्लैन में चलते हैं। मैं जल्दी तुम्हारी वहाँ रुकने की तैयारी भी कर सकती हूँ। सारा इंतज़ाम ऐसे करूँगी कि तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पे वांगजी की आंखों से कब आंसू बह गए उसे पता ही नहीं चला। क्या क्या मैडम यू और ये सब लोग वांगजी के बारे में ये सोचते हैं? क्या ये लोग जानते हैं कि वांगजी एक प्योर सोल है, एक इनोसेंट वर्जन है, ऐसा इंसान जिसने कभी किसी को अपने आप को टच नहीं करने दिया। वो एक ऐसा ह्यूमन है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके भाई ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। उसकी डिग्निटी को, उसके मतलब कैरेक्टर पे ऐसे मैडम ये क्वेश्चन उठा सकती थी। वांगजी शायद उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। आज सुबह ही तो वो खुश हो रहा था यहाँ आके, लेकिन अब ये बात सुनने के बाद उसके मन में एक अजीब सा शार्प पेन होता है। वो मैडम यू की तरफ देखता है और गुस्से में तुरंत बोलता है, आपको इस सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ चुका हूँ, शायद आप मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करते। मैं अब तक यहाँ था क्योंकि मुझसे शानगा ने कहा था कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, लेकिन आप शानगा की मदर हैं। मैं जानता हूँ शानगा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं अभी इसी क्लैन को छोड़ के चला जाता। वांगजी शायद डिग्निटी में इन सब से ऊपर है। शायद उसके लिए उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वो कैरेक्टर जिसे सेव करने के लिए उसके ब्रदर ने इतना स्ट्रगल किया, वो इस मैडम यू की बातों से शायद कहीं हट भी हो गया है और वो डर भी गया है कि कहीं पहले की तरह उसे मैडम यू ब्रॉथल ही ना भेज दे। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट भी है उस जगह के बारे में सोचकर, इसलिए वो डर के या अपनी डिग्निटी को सेव करने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग पूरी तरह से ट्रेनिंग में मशहूर एक तरह से इन्वॉल्व हो चुका था। उसका ध्यान पूरी तरह से स्टूडेंट ट्रेनिंग के अंदर ही था, तो उसने महसूस ही नहीं करा कि कब मैडम यू वांगजी के पास आई और कब वांगजी वहाँ से चला गया। कुछ घंटे बाद विंग की नज़र दोबारा वांगजी की तरफ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब इवनिंग थोड़ी देर में हो जाएगी और उसे वांगजी को कुछ खिलाना चाहिए। जब वो उस तरफ देखता है तो देखता है वांगजी वहाँ नहीं है, लेकिन विंग को लगता है शायद वो यानली के पास चला गया होगा। बहुत देर से वो यहाँ पे ट्रेनिंग में बैठे हुए बोर हो गया होगा। वो यही सोच के अब इस ग्राउंड से थोड़ा थोड़ा यानली के पास जाता है।
वहीं यानली से पूछता है वांग जी कहाँ है। वहीं वांग जी के बारे में सुन के यानली शॉकिंगली विंग की तरफ देखती है और बोलती है तुम ही तो उसे अपने साथ लेके गए थे, तो वो तुम्हारे साथ होना चाहिए। विंग पूरी तरह से शॉक है। क्या सीजे, लंजा तुम्हारे साथ नहीं है? हाँ आइन, वो तुम्हारे साथ ही तो गया था, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। सीजे क्या आप मेरे रूम में गए? नहीं आइन, मैं तुम्हारे रूम में नहीं गई, मुझे लगा कि तुम दोनों अब वापस यहीं डाइनिंग हॉल में या मुझसे और फादर से मिलने ही आओगे, उसके बाद रूम में जाओगे, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। सीजे अच्छा। ये बोलने के बाद विंग अब जल्दी तेज कदमों से दौड़ता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, इसी उम्मीद से कि वांग जी वहीं होगा। विंग के कदम जैसे आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है। अचानक से लंजा वहाँ नहीं है सोच के, यानली के साथ नहीं है सोच के, विंग के मन में एक अजीब सी घबराहट हो जाती है। वो तुरंत अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ लंजा नहीं है। विंग ये सोच के अब वापस जैन फैमिया की तरफ ही मुड़ के जाने वाला था, लेकिन उसकी नज़र अब उस टेबल पे पड़ती है जहाँ लंजा की वो छोटी सी पोटली थी जिसे लंजा ने आते ही यहाँ रखा था। अब वो पोटली वहाँ नहीं है। ये देख कर विंग के मन में एक शार्प पेन होता है, एक अजीब सी घबराहट। लंजा लंजा कहाँ गया और उसकी पोटली यहाँ क्यों नहीं है? विंग के दिमाग में अचानक से पता नहीं कितने सारे सवाल उठ गए, कितने सारे स्ट्रेस आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे 1 मिनट के लिए उसकी लाइफ से कुछ ऐसा उससे छीन लिया गया जो उसके सबसे करीब था। उसका लंजा। हाँ आज विंग को महसूस होता है कि कब थोड़े दिन पहले मिले हुआ वांग जी उसके दिल के इतने करीब हो गया। वांग जी को अब यहाँ ना देखना विंग को एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी ऐसा फील करवा रहा है जैसे उसके दिल को किसी ने उसे छोर से खींच के बॉडी से बाहर निकाल दिया हो। एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा पेन, अजीब सी घबराहट। विंग ये सब समझ ही नहीं पा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में इस समय कुछ नहीं आता। वो तुरंत अब जैन फैमिया के रूम की तरफ जाता है। वो रूम के बाहर ही पहुंचा था जब उसे मैडम यू और जैन फैमिया की लड़ाई और चीखने की आवाज़ें आती हैं, जहाँ जैन फैमिया चीख चीख के मैडम यू से पूछ रहे थे कि तुमने वांग जी से ऐसा क्या कहा, तुमने क्या कहा वांग जी से कि वांग जी इस तरीके से यहाँ से चला गया। मैंने उसे कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे सिर्फ माफ़ी मांगी और चला गया, ये बोल के कि शायद उसका यहाँ रुकना तुम्हें और विंग को अच्छा नहीं लगेगा। मैं अच्छे से जानता हूँ विंग कभी वांग जी को कुछ ऐसा नहीं कहेगा जैसे वांग जी यहाँ से जाने के बारे में सोचे। तुम ही ने जरूर कुछ कहा है। क्या कहा है तुमने उससे? इस बात पे मैडम यू अब चीखते हुए जैन फैमिया की तरफ उल्टा जवाब देती हैं। तुम्हें क्या लगता है तुमने आज तक करा क्या है इस क्लैन के लिए? इस क्लैन के लिए सिर्फ मैं सोचती हूँ, मैं ही हूँ जो इस क्लैन को सेव कर रही हूँ, मैं ही हूँ जिसने सबसे पहले इस क्लैन की ख्याल रखा है। तुम्हें क्या लगता है उस लैन को यहाँ रखने से हमारे यहाँ कुछ फ़ायदा होता? तुमने देखा नहीं आज भी वो जब वो उस लैन कपड़ों पे आया था 1 मिनट के लिए, तुम और मैं दोनों ही पहचान गए थे कि वो हूबहू बिल्कुल अपनी मदर मैडम लैन की तरह दिखता है। कोई भी उसे देख के पहचान जाएगा कि वो लैन क्लैन का सेकंड प्रिंस लान वांग जी है। इससे पहले कोई उसे पहचान जाता और हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती। इससे मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। कहाँ? तुम अच्छे से जानते हो उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, वो कितना अकेला था, कोई नहीं है अब लैन क्लैन में जो उसे संभाल सके। कहाँ जाएगा वो? एक 18-19 साल का बच्चा है, वो कितना मासूम है, वो उसे दुनिया का कोई शौक या आदतों के बारे में नहीं पता, और सबसे ज़्यादा वो कितना खूबसूरत है। तुम इस चीज़ को अच्छे से जानती हो। लैन क्लैन के मेरे के साथ पहले भी क्या हुआ है, उनके लैन क्लैन के लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है। हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए बोला। तुम्हारे मुंह से सच सामने आ ही गया, उसकी वो खूबसूरती। मुझे उस खूबसूरती से डर लगता है, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे ही बच्चों के लिए वो मुसीबत ना बन जाए। तुमने देखा है कैसे कैसे विंग और जंजा उसके आसपास घूमते हैं, यानी की हालत देखी है कैसे वो हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती है। मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में कब वो हमारे ही किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर दे जो अब हम कुछ कर ही ना पाए। मैं उसे अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर रखना चाहती हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे को और तुम्हारी सोच को, कितना प्यार है तुम्हें अपने बच्चों से, मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने क्या बोला है उससे? मैडम यू के ऊपर बहुत तेज आवाज़ में चीखते हुए जैन फैमिया बोलते हैं। वहीं जैन फैमिया के जवाब में मैडम यू कुछ ऐसा बोलती है जो विंग ने या जैन फैमिया ने सोचा नहीं था। ब्रॉथल, मैंने उसे ब्रॉथल में जाने के लिए बोला, जहाँ वो डिजर्व करता है, जहाँ से वो आया था, जो उसकी सही जगह है। उसका हमारे साथ हमारे परिवार में रहना
बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मैंने उसे वापस उसी ब्रॉथल में जाने के लिए बोला और शायद उसको भी समझ आ गई थी उसकी औकात और उसकी सच्चाई। इसलिए मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए बोला और वो चला गया। मैडम यू बड़े घमंड में बोल रही हैं, जैसे उन्हें लग रहा है कि वांग जी उनकी बात मान के गया है। वो भी ये नहीं समझ पाई कि वांग जी यहाँ से कहाँ गया है, वो नहीं जानती। और ये भी नहीं कि आज उनके इस क्वेश्चन से बाहर खड़ा हुआ विभूषण, जो शायद मैडम यू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, आज उनकी ये बातें सुन के उसके मन में एक अजीब सी गुस्सा और चिढ़ मचती है। पहली बार उसे मैडम यू का ये चेहरा, ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मैडम यू को उल्टा जवाब तो नहीं देता, ना ही उनसे कुछ बहस करता है, बल्कि अपने मदर और फादर को ऐसे ही लड़ता हुआ छोड़ के, यानी अडॉप्टेड फादर और मदर को ऐसे ही लड़ता हुआ छोड़ के वहाँ से निकल जाता है वांग जी को ढूंढने। मैडम यू ने उसे ब्रॉथल में जाने के लिए कहा और वो चला गया। ये बात विंग के लिए तो जैसे एक पत्थर था जो उसके सर पे आके गिर गया। उसके एक एक कदम जो इस समय वांग जी को ढूंढ रहे, उनमें वो उसके अंदर की वो बेचैनी और डर साफ साफ महसूस किया जा सकता है। विंग अच्छे से जानता है वांग जी कितना ब्यूटीफुल है। यही कारण था कि जब विंग उसे यहाँ लेके आया था तो उसको खुद अपने मास्क से उसके फेस को कवर कर दिया। इतना ब्यूटीफुल था वांग जी कि विंग तो खुद कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए अपने आप को भूल गया था, उससे नज़र नहीं हटा पाया था। वो ब्यूटीफुल फेस, वो ब्यूटीफुल आंखें, वो प्यारी से वांग जी की वो लिप्स, जिन्हें देख के विंग एक मिनट के लिए पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गया। इतनी ब्यूटी को देखकर किसी भी इंसान की नीयत बिगड़ सकती है। और सचमुच में अगर वांग जी ऐसे बिना मास्क से बाहर चला गया तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। विंग को ये बातें सोच के घबराहट हो रही थी। वो इधर उधर वांग जी को ढूंढ रहा था। इस समय काफ़ी लेट हो गया है, पूरा मार्केट बंद हो गया, कई लोग नहीं है, खाली सड़कें हैं, दीवार मतलब सबकी शटर बंद है, पूरी तरह से अंधेरा ही चारों तरफ है। हल्की बहुत तो घरों के बाहर जो रोशनी आ रही है सिर्फ वही रोशनी है जो इस जियांग के यूनबर्ग शहर को दिख रही है। यूनबर्ग पे इधर उधर वांग जी को ढूंढते हुए विंग लंजा लंजा करके जोर जोर से चीख रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। आसपास के लोग ऐसा लग रहा है जैसे उनका प्रिंस, या क्योंकि विंग सबकी नज़रों में जियांग्स का अडॉप्टेड सन के साथ साथ उनका फर्स्ट प्रिंस है, उनका विभूषण है, प्रिंस विभूषण है, उनका राजकुमार। इस तरीके से रोड पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पागलों की तरह किसी चीज़ इंसान को ढूंढ रहा है। ये देख के कुछ लोग जो दरवाजे खोल के बाहर देख भी रहे हैं वो भी हैरान है। वहीं विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके लिए उसके लंजा का उसकी आंखों के सामने होना इस समय बहुत ज़रूरी है। यूनबर्ग से ढूंढते ढूंढते वो बाहर आ जाता है। जब उसे दूर तक वांग जी नहीं दिखता तो अब वो ना चाहते हुए भी वो करता है जो उसे करना अलाउ नहीं है। बिना मैडम यू के परमिशन के अपना ब्लैक मैजिक या ये कह सकते हैं डार्क कल्टीवेशन यूज़ करना बिल्कुल मना है। लेकिन आज विंग के लिए अब एक एक पल बहुत मुश्किल हो रहा है। वो तुरंत अपनी बांसुरी निकालता है और अपना म्यूज़िक प्ले करना शुरू कर देता है। जब वो ये काम कर रहा है तो हर बार की तरह आज भी उसने अपना फेस अच्छे से उस बड़े से अपने मास्क से कवर कर लिया है। इतना ही नहीं, उसने अपना ऊपर का हानफू उल्टा कर दिया है, यानी जो हानफू डार्क पर्पल था अब वो पूरी तरह से ब्लैक हानफू में कन्वर्ट हो गया। विंग के बाल अब हवा में उड़ रहे हैं, उसका रेड रिबन अब पूरी तरह से विजिबल है। कहीं ना कहीं वो छोटा सा क्राउन जो वो अपने सर पे लगाए रखता है उसके पीछे ये रेड रिबन हमेशा कवर रहता है, तो कभी कभार ही लोगों को दिखता है। लेकिन जब वो अपने हीलिंग पेट्रैक रूप में आता है तो उसके पास ये रेड रिबन, ये ब्लैक कलर के हनफू ही उसकी पहचान बन जाते हैं, जिनके एक तरीके से विंग भी भूषण न बन के हीलिंग पेट्रैक बन के अपने लंजा को ढूंढने लगता है। शायद विंग के अंदर अब एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा है। वहीं जैसा विंग ने चाहा था उसकी वो डार्क एनर्जी या ये कह रही है गोस्ट पावर एक काले धुएं की तरह उसकी बांसुरी से निकल रही है और चारों तरफ फैल रही है। हल्की सी एक फिगर के रूप में ये चारों तरफ यूनबर्ग की सारी सड़कों पे घूम रही है लंजा को ढूंढने। और कुछ ही पल में विंग की आंखें दोबारा से ओपन होती हैं। अब ये आंखें पूरी तरह से रेड हैं। बांसुरी अपने होठ से हटा के जब विंग को महसूस होता है कि वह लंजा कहाँ है तो वो एक तरीके से हवा में जैसे फ्लाई करते हैं ऐसे एक ऊंची से जंप लगा के सीधा हवा में फ्लाई सा ही करने लगता है। वहीं हीलिंग शहर में यानी हीलिंग पेट्रैक को देख के यूनबर्ग के लोग थोड़ा घबराते तो हैं क्योंकि वो हीलिंग पेट्रैक के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके हैं।
वहीं ये खबर तुरंत जियांग फैमिया तक भी पहुंचती है कि एलिंग पेट्रियार्क को यूनबर्ग में देखा गया। मैडम यू एकदम से शॉक हो जाती है। क्या विंग एलिंग पेट्रियार्क बनके यूनबर्ग की गलियों में घूम रहा है? ये सुन के मैडम यू पूरी तरह से शॉक है। वहीं विंग को इस समय कोई होश नहीं है, वो सिर्फ लंजा की तरफ दौड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जानते हैं कहाँ है हमारे लांग वांग जी। मैम यू की बात सुनने के बाद वांग जी अपने सामान को लेने रूम पे आता है। उसके पास अभी कुछ अपना नहीं है, एक छोटी सी पोटली है जिसमें उसके पेरेंट्स की एक दो पेपर की पेंटिंग, उसकी गगार और उसकी एक छोटी सी पेंटिंग, कुछ सम कपड़े और उसका वो मतलब एक तरह से लैंड क्लैन का रिबन है जिसे वो संभाल के अपने कपड़ों में रखा हुआ है। साथ में विंग के दीदी वो हानफू भी हैं। हाँ, उसने यहाँ से जाने से पहले अपने लैंड क्लैन वाले हानफू, इसका मतलब लैंड क्लैन के जैसे दिखने वाले सिल्क के वो वाइट हानफू भी अपनी इस पोटली में बांध लिए और वो अब यहाँ से जा ही रहा था। लोटस पेड़ के महल से निकलने से पहले वो अचानक से जैन फैमिया से टकरा जाता है। जैन फैमिया वांग जी को उसकी पोटली के साथ देख के अपने मन में जो उनके क्वेश्चन उठ रहे हैं उन पर कंट्रोल ना करते हुए डायरेक्ट पूछ लेते हैं, वांग जी तुम यहाँ इस पोटली के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस आपको अलविदा कहने के यहाँ से जाना चाह रहा था। अच्छा हुआ आप मुझसे यहाँ मिल गए। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं सीजे से मिलके ये बात बोल सकूं। आप मेरी तरफ से उन्हें बता दीजिएगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर क्यों? तुम इस तरीके से यहाँ से नहीं जा सकते। तुम भूल गए हो क्या? तुम अब यहीं रहोगे। तुम मेरे शिष्य हो तो, और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ से तुम ये बिना बताए कैसे जा सकते थे? मैं आपको बिना बताए नहीं जाने वाला था, मैं आप ही को ढूंढने जाने वाला था, लेकिन आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं अब इस महल में लोटस पेड़ में और थोड़े दिन नहीं रह सकता। मेरे यहाँ रहने से शायद कुछ गलत हो जाए, उससे पहले ही मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अच्छे से याद है ना, तुम्हें विंग यहाँ लेके आया था। बिना विंग से बात करे, बिना विंग की मर्जी के तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये फैसला शायद शैनगा और मैडम यू का ही है। मुझे इससे ज़्यादा आपसे अब कुछ नहीं कहना। अगर आप मुझे अपना शिष्य मानते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और ये बात बोलने के बाद वांग जी वहाँ रुक नहीं पाता और जल्दी से वहाँ से चला जाता। जैन फैमिया अपने ही शौक में थे। ये सुन के कि विंग और मैडम यू ऐसा चाहते हैं, उन्हें शौक लगा था, लेकिन उन्हें कुछ पल में ये महसूस हो गया कि कहीं ना कहीं मैडम यू ने कुछ ना कुछ कहा है और इसी वजह से वो मैडम यू से गुस्सा होकर लड़ रहे थे। वांग जी जब लोटस फेयर से बाहर निकला तो उसे कुछ समझ नहीं आया। बस उसकी आंखों में एक चीज़ थी और वो थे आंसू। शायद बहुत टाइम बाद उसकी आंखों से आंसू निकले हैं। कारण है उसका इस तरह से शैनगा से बिना मिले जाना, सीजे से बिना मिले जाना। कहीं ना कहीं वो याली और विंग के बहुत क्लोज है। याली और विंग को वो बिना मिले जा रहा है, उस चीज़ का पेन है, लेकिन शायद उसका यहाँ रुकना सही नहीं होगा। वो इन्हीं इस बातों को सोच के वहाँ से निकल जाता है। जैसा वांग जी का रूप है, रंग है, उसका शरीर है, उसे देखकर हर किसी की नज़र वांग जी को फॉलो कर रही थी। वांग जी को ये महसूस हो चुका था। वांग जी जो दिखने में एक मासूम सा नाजुक सा बच्चा लगता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। इसी कारण सब लोग उसे देख रहे थे। वांग जी को थोड़ी दूर जाके ये महसूस हो गया, इसलिए वो एक कोने में खड़े होकर अपने फेस को पहले एक छोटे से कपड़े से कवर करता है। शायद वो जानता है कि क्यों उसके गगा ने उसके चेहरे पे वो दाग लगाया था, क्यों शियानगा ने उसके फेस को मास्क से कवर किया था। शायद कहीं ना कहीं उसकी ये खूबसूरती उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। कहीं ना कहीं उसकी ये खूबसूरती उसके लिए कोई आगे को मदद ना करके एक नई मुसीबत ही बना सकती है। इसलिए वो अपने चेहरे को कवर इस अजीब से वेल कपड़े से कवर कर लेता है, जैसे उसकी अब बस आंखें दिख रही हैं। वांग जी यहाँ से बचते हुए इस शहर से दूर जाना चाहता है। वो कहाँ जाएगा अभी वो नहीं जानता, बस वो यहाँ से जा रहा था। चलते चलते थोड़ी दूर जाके वो थक के इस पेड़ के पास बैठ जाता है। ये रोड यूनबर्ग से बाहर किसी और क्लैन की तरफ जा रही है। बीच में थोड़ा जंगल सा इलाका है जहाँ वांग जी बैठा हुआ है। वांग जी को फीवर था और दोपहर से उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसका शरीर शायद भी उसके और ज़्यादा चलने का सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो वहीं उस पेट लगाए बैठा था। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है और कहते, आखिरकार तुम कहीं तो जाके रुके। हम कब से तुम्हें फॉलो कर रहे थे, पर तुम तो रुक ही नहीं रहे थे।
और हम भी नहीं चाहते थे कि तुम शहर के बीचों बीच कहीं रुको। तुमने तो बिल्कुल सही जगह ढूंढ ली है हमारे और अपने लिए। इस चीज़ से वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है। ये लोग युनबा के कपड़ों जैसे तो नहीं लग रहे हैं। ये कहीं आसपास के क्लैन के ही लोग हैं, जिन्हें देख के वांग जी समझ चुका है कि इन लोगों ने शायद वांग जी को उस शहर से या मार्केट से ही फॉलो किया। इसलिए वो अब खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ता है, अपनी पोटी को उठाता है और वहाँ से बिना उनसे कुछ कहे जाने लगता है। उनमें से एक आदमी अब जल्दी से वांग जी के आगे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, अरे कहाँ जा रहे हो बच्चे? हम तो तुम्हें कब से पीछा कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ सामान लेने आए थे, पर हमें क्या पता था कि हमें यहाँ इतनी खूबसूरत चीज़ मिल जाएगी। जब से तुम्हारा चेहरा देखा है, एक पल के लिए भी हम अपने आप पे काबू नहीं कर पाए, पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। वैसे तुमने क्यों इतना शांत सा खूबसूरत चेहरा इस कपड़े के पीछे छुपा लिया? हटाओ ये कपड़ा ताकि हम दोबारा से उस खूबसूरत से चेहरे को देख सकें। इस बात पे वांग जी अब थोड़ा गुस्से में पीछे हटता है। वांग जी के कमर पे अभी भी उसकी तलवार है। हाँ, वो अपने बीचैन के साथ ही निकला था, इसलिए वो तुरंत बीचैन को अपनी म्यान से निकाल के उन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। इस बात पे जो 2-3 लोग पीछे खड़े थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। दिखने में तो तुम नाजुक से कमजोर से लगते हो, पर क्या बात है, तुम्हें तलवार भी उठानी आती है। चलो अब तो और मजा आएगा। ये शरारती सा खूंखार सा बच्चा देख के साथ हमें और मजा आएगा। इस बात पे वो लोग अब जोर जोर से गंदी हंसी हंसने लगते हैं, जिसे वांग जी बिल्कुल नहीं डरता। अब वो अपनी तलवार लेके गुस्से में वहाँ खड़ा हुआ ही था। इससे पहले वांग जी कुछ और करता, उन लोगों के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की स्नो आ जाती है, जिससे वो लोग भी घबरा जाते हैं और साथ में वांग जी भी, क्योंकि वांग जी को नहीं पता ये क्या हो रहा है। चारों तरफ एक काले रंग का धुआं सा उन्हें घेर रहा है, जो उन लोगों के चारों तरफ फैल चुका है और एक एक करके वो सारे लोग हवा में फ्लोट करने लगते हैं, जैसे किसी ने उनकी गर्दन को पकड़ लिया है। उनसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो सब लोग हवा में ही एक इनविजिबल हाथ हो जैसे उन्हें घुटन महसूस करा रहा है, उस हाथ से लड़ने लगते हैं। और आज का पार्ट यही